नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं NCERT क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत। यह पाठ्य पुस्तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट आदि अनेक एग्ज़ामों में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, आज हर एग्ज़ाम के लिए हमें NCERT की पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि NCERT की पुस्तकें अपनी विश्वसनीयता ज़्यादा रख पा रही हैं। इस कड़ी में पहला हमारा लेसन है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, मैं प्रयास करूँगा इसके अंदर इससे बहुत ज़्यादा आगे नए बढ़ते हुए कुछ अतिरिक्त जानकारी कम जोड़ने का प्रयास करूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुछ अन्य जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। तो देखिए, ये किताबें बहुत ही हल्के रूप में लिखी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो 6 क्लास की किताब है, तो हमें उसकी शुरुआत इसी प्रकार करनी पड़ती है। देखिए, यहाँ एक बच्ची है रसीदा, ठीक है, और वो बैठी अखबार पढ़ रही है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है जिसमें लिखा था 100 साल पहले। अब इस बच्ची के दिमाग में ये बात आती है कि कोई कैसे जान पाएगा कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। हम सब जानते हैं, अगर कुछ समय पहले की बात होती तो हम रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा या अखबार के द्वारा उस जानकारी को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन बहुत पहले की बात हम इनके माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम बहुत पहले की जानकारी कैसे लें, यानी ये जानकारियाँ क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे हैं, इन सब के रूप में अपने को दी गई है। तो हम चलिए बात करते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम वो सब कुछ जान सकते हैं जो हमारी जानने की इच्छा होती है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत सी सामग्रियां हैं। हम जान सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे थे, ठीक है, उनका जीवन कैसा था, साथ ही साथ उनके साथ या उनके समाज में उनके आसपास कौन सी कहानियाँ प्रचलित थी, उनके गीत कैसे थे, उनके खेल कैसे थे, उनके नाटक कैसे थे। ये सब जानकारियाँ हम उनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो प्राचीन जो लोग थे, आखेटक थे, पशुपालक थे या किसान थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे या फिर वैज्ञानिक थे, किसी भी प्रकार के थे, उन सब के जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो अब पहली बात यहाँ बताई गई है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, यानी रहने की बात जहाँ तक आती है सबसे पहले हमारे पास यही बात आती है कि लोग कहाँ रहते थे। देखिए, अगले प्रश्न अपने को दिया गया मानचित्र। यहाँ कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है। देखिए, अपन अगले प्रश्न पर ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मानचित्र, और ये रही नर्मदा नदी। तो हमें कहा गया नर्मदा नदी का पता लगाइए। साफ साफ दिख रहा है कि लगभग मध्य के अंदर हमें नर्मदा नदी नजर आ रही है। देखिए, नर्मदा नदी है, वहाँ कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि प्राचीन सभ्यताएं वहीं पनपी है जहाँ नदी घाटी सभ्यताएं थी। कारण कि नदियाँ बहाकर जो मिट्टी लाती थी वो काफ़ी उपजाऊ होती थी, इसलिए वहाँ खेती करना बड़ा आसान काम था। इसके अलावा नदियों से उनको सिंचाई के लिए पानी मिल जाता था तथा अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए भी उनको पानी उपलब्ध हो जाता था, इसलिए सभ्यताएं अधिकांश नदियों के किनारे पर ही पनपी थी, ठीक है। तो नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों में कई लाख वर्ष पहले यहाँ लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से जो अधिकांश लोग थे वो क्या थे, संग्राहक थे, यानी भोजन का संग्रह करने के रखना उनका मुख्य काम था। क्योंकि वो आसपास के जो जंगल थे उनकी विशाल संपदा थी, उन संपदा से वो परिचित थे। अपने लिए भोजन के लिए वो जड़ों, फलों, फूलों, जंगलों आदि के उत्पाद को संग्रह कर लिया करते थे, और साथ ही साथ वो संग्रह करने के अलावा वो शिकार के द्वारा भी अपना काम चलाया करते थे। तो यहाँ एक थोड़ी सी बात और जाननी ज़रूरी है कि नर्मदा के बारे में। देखिए, 1982 की बात है। कब की बात है? 1982। 1982 के अंदर पुरातत्वविद हुए हैं अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने क्या किया कि यहाँ उनको मानव खोपड़ी मिली एक, ठीक है। नर्मदा के क्षेत्रों में उनको मानव खोपड़ी मिली, और वो मानव खोपड़ी उनको मिली कहाँ, हथनोरा में। कहाँ मिली? हथनोरा। अब हथनोरा होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, वहाँ उनको नर्मदा के क्षेत्रों में मिली थी। तो उस खोपड़ी को उन्होंने नर्मदा मानव का नाम दिया। क्या नाम दिया? नर्मदा मानव। और ये जो नर्मदा मानव था
वो होमो इरेक्टस प्रजाति का था। ठीक है, किस प्रजाति का था? होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव था। तो इनकी खोज या इनका पता हमें कहाँ चला? नर्मदा के क्षेत्रों में चला। ये नर्मदा का हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो हमें यहाँ कहा गया कि नर्मदा का पता लगाओ। तो यहाँ के लोग क्या थे? आखेटक और संग्राहक थे। ठीक है, अब आगे बढ़ के हमें कहा जा रहा है कि आप उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ सुलेमान और किर्थ पहाड़ियों की ओर जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ? ये देखिए सुलेमान पर्वत और किर्थ पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ठीक है, ये सुलेमान पर्वत है, ये किर्थ की पहाड़ियाँ हैं और ये काबुल नदी है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या है? सुलेमान पर्वत। ठीक है, तो इन पर्वतों के पास भी काफ़ी कुछ लोगों का बसाव शुरू हुआ था। ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान मिले जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू किया था। ये कहाँ की बात आ रही है? किर्थर और सुलेमान पर्वतों के पास की बात। यहाँ ही ध्यान रखें, यहीं पर एक बस्ती का नाम अक्सर हमारे पढ़ने में आया होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान की बस्ती थी और ये यहाँ प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें मेहरगढ़ से ही मिले हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है लहुरा देव, वहाँ से भी हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वो मेहरगढ़ से भी प्राचीन माने गए। लेकिन अक्सर एग्जाम में अपन देखते हैं प्राचीनतम कृषि के अवशेष कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ वो सुलेमान पर्वतों के पास है। क्योंकि वर्तमान में किर्थ की पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान पर्वत है, ये बलूचिस्तान भारत के बाहरी हिस्से की ओर चले गए हैं। ठीक है, यानी भारत से बाहर है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखें तो उत्तर पूर्व की ओर चलें तो गारो, खासी, जयंतिया इस प्रकार की पहाड़ियों का नाम आपने सुना होगा। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ हम जब इनका पता लगाते हैं तो ये तो आती विंध्य की पहाड़ियाँ और इधर आती है गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ हम इन पहाड़ियों का पता लगाते हैं तो यहाँ भी कृषि का विकास हुआ था और यहाँ सबसे पहले चावल का उपजाऊ या उपजना शुरू किया गया था। ये जो उपजाऊ क्षेत्र थे जहाँ चावल उगाया गया था वो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि आप सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की ओर ध्यान लगाओ। देखिए ये हमारे पास है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। देखो सहायक नदियाँ कहलाती क्या है? वे नदियाँ जिनके अंदर कोई छोटी छोटी नदी है वो आके मिल जाती है, यानी कोई एक बड़ी नदी जिसमें अन्य नदियां आकर मिलती हो, वो सारी नदियां सहायक नदियों के नाम से जानी जाती है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के अंदर 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर है वो बसे थे। ध्यान रखें, सर्वप्रथम सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पहले आरंभिक नगरों का पता चला था। वो नगर यहाँ फले फूले थे, लेकिन बाद में इनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ था। यानी प्रारंभिक नगरों को देखें तो वो सिंधु नदी के आसपास पनपे, जो समय लगभग 4700 वर्ष पहले का बताया जा रहा है। लेकिन इसके बाद देखें तो 2500 वर्ष पूर्व का लगभग नगरों का विकास वो समुद्र तटवर्ती इलाकों में और सिंधु की सहायक नदियों के क्षेत्रों में माना गया है। तो इस प्रकार ये सहायक नदी की बात हम देखें तो हम देखें सहायक नदी देखते हैं। ये नदी है सिंधु नदी और सिंधु के पास ये देखो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ इधर से आ रही है। काबुल नदी, ये सारी नदियाँ किस में आके समाहित होती है? सिंधु नदी के अंदर समाहित हो जाती है। इस प्रकार ये सभी नदियाँ हैं वो सिंधु की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और यही नदी घाटियों के पास किनका विकास हुआ? सभ्यताओं का विकास हुआ। अब कहा जा रहा है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। देखिए हम इस नक्शे के अंदर वापस देखते हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें। ठीक है, ये देखिए गंगा नदी और यहाँ ये रही सोन नदी। गंगा और सोन नदी की बात करें तो मध्य का जो क्षेत्र है यहाँ मगध का विकास हुआ था। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी है, उनके मध्य में या यूँ कहे गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में मगध साम्राज्य का विकास हुआ। ठीक है, और मगध के जो शासक थे वो इतिहास में बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए और उन्होंने इतिहास के अंदर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध के अंदर सबसे पहली बार हर्यक वंश ने सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, और बृहद्रथ ने इस राज्य को बड़ा स्थापित किया था। इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, नंद वंश के शासक, मौर्य शासक,
इन्होंने मगध को अपना केंद्र बना रखा था और मगध है वो उत्तरोत्तर प्रगति करता गया था। तो इस प्रकार गंगा और सोन के मध्य मगध ने एक विशाल साम्राज्य के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया था। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। अब बात आती है लोगों ने यात्राएं क्यों की। ठीक है, देखिए यात्राएं उनसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण उस समय यात्रा करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि रास्ते में कई प्रकार की आपदाएं थी। लेकिन फिर भी इन आपदाओं पर पार पड़ते हुए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। उनके कई कारण थे। ठीक है, कई लोग प्राकृतिक कारणों के कारण भी स्थान परिवर्तित करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए जाया करती थी। ठीक है, तो कभी व्यापारी काफिले के साथ व्यापार के लिए दूर दराज जाया करते थे। ठीक है, और कहीं कहीं धार्मिक गुरु शिक्षा के लिए, सलाह के लिए भी एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। इस प्रकार उत्सुकतावश उनकी यात्राओं ने एक दूसरे के निकट लाने में उनकी मदद की और एक दूसरे के विचारों को जानने में उनकी मदद की थी। ठीक है, अब आता है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए, लोगों ने प्राचीन काल से आधुनिक काल तक यात्राएं की हैं, करते रहेंगे। ठीक है, और उनका जो यात्रा का उद्देश्य है वो समय दर समय बदलता गया, लेकिन धार्मिक कारण, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण ये उस वक्त भी थे और आज भी थे। ठीक है, देखिए पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ध्यान रखें कि भारत है वो एक उपमहाद्वीप के रूप में माना गया है या है। ठीक है, तो यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ ये सब क्या है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इसलिए सीमाओं को पार करना लोगों के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने इस सीमा को पार करना चाहा वे पार कर पाए। उन्होंने पर्वतों की ऊंचाई को भी छुआ और गहरे समुद्रों को पार किया और भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर गए और उन लोगों से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान किया। और यहाँ से लोगों ने कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशते, संगीत रचते, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से जाना और अपने इन विचारों का आदान प्रदान किया, जो आज भी चल रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं देश के नाम। देखिए हमारे देश के अलग अलग समय पर अलग अलग नाम प्रचलित रहे हैं। जैसे हम प्रारंभिक बात करें तो हमारे देश के एक हिस्से के लिए सप्तछेंदो प्रदेश, ब्रह्मर्षि देश, इसके अलावा प्राचीन काल के अंदर समस्त उत्तरी भारत के लिए आर्यावर्त आदि शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन मौर्य काल के अंदर जम्बू वृक्ष की प्रधानता के कारण कहते हैं इसका नाम जम्बू द्वीप था, जो मौर्य अभिलेखों के अंदर आता है। लेकिन आज प्राय हम भारत के लिए जिन नामों का इस्तेमाल करते हैं उन नामों के अंदर इंडिया, भारत जैसे नामों का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करने के पीछे क्या कारण है। देखिए इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, यानी इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखिए यहाँ हम यूनान की बात करें, ठीक है, तो यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा है। ठीक है, तो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक ईरानियों की, ध्यान रखिए ये ईरान ही फारस के नाम से जाना जाता था। तो ईरानी या फारस के लोग, या यूँ कहें कि अरबी लोग हैं, वो स का उच्चारण है करते थे। तो वो स का उच्चारण है करने के कारण वो स को है पढ़ते हैं, इसलिए वो सिंधु को हिंदू या सिंध को हिंद पढ़ते रहे। इसके कारण कालांतर में एक नाम हिंदू से हिंदुस्तान भी बना। ठीक है, तो यूनानियों ने इसको नाम दिया इंडिया, क्योंकि वो हिंदोस और इंदोस कहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा भरत नाम के प्रयोग की जहाँ तक बात है, तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर एक कबीला था भरत। ठीक है, और अगर ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में भी इस भरत कबीले का उल्लेख मिलता है, जो हमें 10 राज्य युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। पुरुषणी या रावी नदी के तट पर
एक युद्ध का जिक्र होता है जो 10 रागी युद्ध कहलाता है, जिसमें भरत कबीले या भरतजन के राजा सुदास के द्वारा 10 राजाओं के एक दल को हराया गया था। ठीक है, तो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद जो लगभग आज से 3500 वर्ष पुरानी है, उसमें भी भरत शब्द था। उस जन के कारण भारत नाम रखा गया, यानी भरत कबीले के नाम पर भारत नाम है। इसी प्रकार यूनानियों के कारण इंडिया नाम है और अरबों के कारण हिंदुस्तान नाम भी इसके लिए तरसलित या प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट बात आती है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो सामग्री है उस सामग्री को हम स्रोत कहते हैं, और वो सामग्री अभिलेखों के रूप में, ठीक है, हमारे सामने या पुरातात्विक सामग्री के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, तो यहाँ अतीत के बारे में कैसे जानें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कहा गया है अतीत के बारे में जानने का एक तरीका है उस वक्त लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, तो उस वक्त जो पुस्तकें लिखी गई थी वो हाथ से लिखी गई थी, इसलिए उनको पांडुलिपि कहा गया। ध्यान रखें, पांडुलिपि कोई लिपि नहीं है, ठीक है, बल्कि हाथ से लिखी गई सामग्री ही पांडुलिपि कहलाती है। क्योंकि पांडुलिपि है वो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द से बना है, और मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है वो लैटिन भाषा के मेन्यू से निकला है, और मेन्यू का मतलब होता है हाथ। इस प्रकार हाथ से जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहलाई। अब ये जो पांडुलिपि लिखी जाती थी वो उस वक्त ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, या फिर हिमालय के क्षेत्रों में जो भुज नामक पेड़ लगता था उस पेड़ की छाल पर भोजपत्र तैयार किया जाता था, उस पर लिखी जाती थी। यानी या तो ताड़पत्रों पर लिखा जाता था या हिमालय क्षेत्रों में उगने वाला जो भुज नामक पेड़ है उसकी छाल से विशेष तरीके से एक पत्र तैयार करते थे जो भोजपत्र होता था, उस पर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये लिखित हाथ से सामग्री हुआ करती थी, इसलिए इनको पांडुलिपि कहा जाता है। तो पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट ना लैटिन भाषा का मेन्यू शब्द जिसका मतलब होता है हाथ, तो हाथ से लिखित सामग्री। ये आपको एक चित्र भोजपत्र के रूप में, ताड़पत्र के रूप में दिखाया गया है। देखिए, जो भोजपत्र या ताड़पत्र पर जो पांडुलिपि लिखी जाती थी, इनको लिखकर बाद में मंदिरों या विहारों में रख दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये पड़ी पड़ी वहाँ कीड़ों के द्वारा नष्ट हो जाती थी या फिर वहाँ प्राकृतिक कारणों से वो नष्ट हो जाती थी। लेकिन कुछ जो बची रह गई, उन्हीं बची रह गई पुस्तकों को बाद में जब लिपि का विकास हुआ तो लिपिबद्ध कर दिया गया, या यूँ कहें कागज़ पर उनको लिख दिया गया। तब से वो आज तक हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम ऋग्वेद की अर्थशास्त्र की बात करें तो ऋग्वेद है, अर्थशास्त्र है, ये ऐसी सामग्रियाँ हैं जो हमें पांडुलिपियों के रूप में भी उपलब्ध हुई थी, लेकिन कालांतर में फिर इनको लिख के किताबों का रूप दिया गया या कागज़ पर इनको लिखा गया। ठीक है, तो इन पुस्तकों से हमें धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजा के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ किताबों के अलावा महाकाव्य, कविताएँ, नाटक आदि भी लिखे गए थे, और ये जो लिखे गए थे उसके लिए संस्कृत, ठीक है, तमिल और प्राकृत ये भाषाएं हैं आम लोग इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो संस्कृत भाषा थी वो संभ्रांत लोगों की भाषा थी और सामान्य लोगों की भाषा उस वक्त प्राकृत भाषा थी। इस प्रकार पांडुलिपि के बारे में या पांडुलिपि के द्वारा हम प्राचीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया अभिलेख। ठीक है, देखिए, उस वक्त अभिलेख है वो लिखा जाता था तो वो कठोर सतह पे लिखा जाता था। अब वो कोई कठोर पत्थर भी हो सकता था, कोई शिला भी हो सकती थी, कोई धातु भी हो सकता था, उस पर वो उकेर दिया जाता था। ध्यान रखें, यहाँ हम बात करेंगे ईरान की। देखो, ईरान में एक वंश हुआ है हकमनी। तो ईरान में हकमनी वंश के शासकों ने इतिहास में सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी। ईरान के हकमनी वंश के शासकों ने सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी, लेकिन उनके अभिलेख लिखने का उद्देश्य अपनी विजय पताका को दुनिया के सामने रखना होता था, और उन्हीं में एक अभिलेख है नक्शे रुस्तम। ठीक है, जो हकमनी वंश के शासकों का है। उसी से सम्राट अशोक को प्रेरणा मिली थी और उन्होंने भी अभिलेख अंकित करवाए, लेकिन अशोक के अभिलेखों का
जो विषय था वो धार्मिक था या प्रजा के कल्याण से संबंधित था, न कि अपने विजय गाथाओं को बताना। अब ये जो अभिलेख लिखे गए उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अभिलेख समय के साथ परिवर्तित नहीं किए जा सकते थे, या यूँ कहें इन पर परिवर्तन नहीं हो सके थे। कठोर सतहों पर लिखे जाने के कारण ये लंबे समय तक रखे जा सकते थे या पड़े रह सकते थे, यूँ कहीं सुरक्षित रह सकते थे। तो ऐसा ही अभिलेख देखिए हमारे सामने दिया गया, ठीक है। ये जो एक चिकना सा अपने को चमकीला सा सतह दिखाया जा रहा है वो एक अभिलेख है। अशोक का ये अभिलेख है वो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। यानी ये अभिलेख कहाँ से मिला है? कंधार से मिला है। और कंधार से जो अभिलेख मिला है वो अभिलेख सार-ए-कुना, ठीक है, इसका नाम है सार-ए-कुना, कंधार से प्राप्त अभिलेख है। इस अभिलेख को अशोक का अभिलेख माना गया है और अशोक के आदेश पे इसे लिखा गया है। और इस पर जो अक्षर या लिपि है उनसे पता चलता है कि ये यूनानी और अरेमाइक दो लिपियों या भाषाओं में लिखा गया है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जो दो लिपियों या भाषाओं में लिखा गया है? तो वो है सार-ए-कुना, कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त एक अभिलेख। अब ये अभिलेख है वो यूनानी और अरेमाइक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में अंकित करवाया गया, ठीक है। तो अब ध्यान रहे कि कठोर सतहों पर जो अभिलेख लिखवाए जाते थे उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था, साथ ही साथ वो लंबे समय तक हमने को प्राप्त हो सकता था या रखा जा सकता था। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी थी, प्रयोग में लाई गई थी। तो ऐसी वस्तुओं का जो लोग अध्ययन करते हैं वो पुरातत्व विद्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। यानी प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहलाए। जो पुरातत्व विज्ञ हैं वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, उनके अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के आदि को प्राप्त करने के लिए जगह जगह खुदाई भी करते हैं और उनसे जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, वो कठोर भी हो सकती है, मृदु भी हो सकती है। कठोर जो थी वो जल्दी नष्ट नहीं होती थी, धातु की बनी होती थी, वो लंबे समय तक पड़ी रहती थी। अब जो पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं, वो जानवरों, चिड़िया, मछलियों आदि की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इन हड्डियों को ढूंढने का कारण क्या है? उनको पता चल जाता है या ये जानने में मदद मिलती है कि लोग उस वक्त क्या खाते थे। क्योंकि वनस्पति के अवशेषों को ढूंढना आसान काम नहीं है कि वो समय के साथ वो नष्ट हो जाते हैं। दाने हों या लकड़ी के टुकड़े वो जल जाते हैं या वो नष्ट हो जाते हैं। हो सकता है कहीं कहीं कपड़े का टुकड़ा उनको मिल जाए। इस प्रकार वो पुरातात्विक सामग्री से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए हमें एक मृद भांड दिया गया है। ये मृद भांड 4700 साल पुराना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमें चांदी के सिक्के दिए गए हैं जो 2500 साल पुराने। हालांकि ये आज प्रयोग आने वाले सिक्कों से अलग हैं क्योंकि इनकी कोई आकृति अपने को सही नज़र नहीं आ रही है। आज अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धातु के, अलग अलग डिजाइनों के सिक्के आज वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। तो पुरातत्व विज्ञ क्या करते हैं, इन सब सामग्रियों को इतिहास निर्माण में काम लेते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से प्राप्त सभी सामग्रियां क्या हैं, इतिहास निर्माण का स्रोत है। और इतिहासकार कौन होता है? इतिहासकार वो होता है जो अतीत का अध्ययन करता है, ठीक है। तो स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि हम एक लिखी हुई बात को पढ़ें और एक हमारे सामने कोई सामग्री उसके बारे में जानें तो हमें लिखी हुई बात की बजाय जो सामग्री हमारे सामने उसको समझने में ज़्यादा आसानी मिलती है या उससे ज़्यादा सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। इस प्रकार इतिहासकार और पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं, एक जासूस की तरह काम करते हैं और स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए इतिहास निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अब बात आती है अतीत एक है या अनेक है। देखिए अतीत एक नहीं है, अतीत है उसका इस्तेमाल बहुवचन के रूप में किया गया है, ठीक है। अतीत का या अतीत शब्द का इस्तेमाल बहुवचन के रूप में किया गया है क्योंकि ये जो शब्द है वो हमें अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। यानी अतीत के मायने अलग अलग लोगों के समूह के लिए अलग अलग हुआ करते थे। जैसे हम बात करें कि पशुपालक या किसान है, ठीक है। पशुपालकों तक किसानों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल अलग था।
आज भी हम देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों का व्यवहार है, लोगों के रीति रिवाज हैं, लोगों का खान पान है, लोगों का पहनावा है, वो बिल्कुल अलग अलग है। आज के रूप में अगर उदाहरण लें तो देखिए, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग, आज भी अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह करके प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके पास यही परिस्थितियां वहाँ उपलब्ध है। लेकिन इसके अलावा शहरों में जो लोग रहते हैं वो अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के भेद आज भी हैं और वो भेद प्राचीन काल के अंदर भी मौजूद थे। ठीक है, तो ये जो भेद हैं वो आज और प्राचीन काल में मौजूद थे। इसके अलावा एक अलग तरह का भेद और देखें तो वो ये था कि जो राजा थे वो अक्सर जो कार्य करते थे उस कार्य को वो अपने लेखा जोखा के अंदर लिख दिया करते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, ये जो लोग थे, कृषक, पशुपालक, ये कोई भी आदमी अपने किसी कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो जो राजा वगैरह थे वो तो अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, तो हम उस लेखा जोखा को पढ़कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया करते थे। लेकिन शिकारी, मछुआरे, संग्राहक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें पुरातत्व की सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिंदु है तिथियों का मतलब। देखिए, आज वर्तमान के अंदर ध्यान रखें, वर्तमान में जिस कैलेंडर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसे पोप ग्रिगोरी 13वां के द्वारा प्रचलित किया गया था या लागू किया गया था। ठीक है, और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जनवरी से शुरू होता है और पूरे देश में या पूरी दुनिया में लगभग ये माना जा रहा है। ठीक है, और इस परिस्थिति को या इस सन को एक टारगेट बनाया गया है ईसा मसीह, उसके आगे और उसके पीछे इसके संकेत लगाया जाता है। यानी ईसा मसीह का जो जन्म है उस जन्म को आधार माना गया है। ठीक है, अब उससे पहले की घटनाएं इस प्रकार पीछे की हो जाती हैं, जबकि ये जो घटना है वो BC, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा के बाद की घटनाएं आगे बढ़ती हैं AD, एना डोमिनी। ठीक है, तो ईसा पूर्व है और ईसा पश्चात, इस प्रकार के शब्दों का सामना करना पड़ता है। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि है, उससे हमारी आज समय की गणना की जाती है। जो 2000 साल चल रहा है वो ईसा के जन्म के बाद का चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ईसा का जन्म आज से 2000 साल पहले का है। तो ईसा के जन्म से पहले की तिथियों को हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, और ईसा के जन्म के बाद की तिथियों को हम एना डोमिनी या ईसा पश्चात कहते हैं। तो इतिहास और तिथियों में किस प्रकार का संकेतन है वो हम देखें। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा सा देखिए, अपने को अलग अलग नाम के साथ संकेत दिखाए गए। जैसे BC लिखा मिलता है, ईसा पूर्व, का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले। इसी प्रकार AD जो हिंदी में लिखा जाता है उसका नाम होता है एनो डोमिनी। एना डोमिनी जो लैटिन शब्दों से बना है उसका मतलब होता है ईसा के जन्म के वर्ष से। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट BC जो जन्म से पहले है, AD वो जन्म के बाद से। कभी कभी AD की जगह आजकल क्या लिखाता है, CE या BC लिखाता है। ठीक है, अब CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा। यही वही बात हो गई, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा से पश्चात, और बिफोर कॉमन एरा ईसा से पहले। ठीक है, और विश्व के अधिकांश भागों के अंदर देखिए BC और AD का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और अब सामान्य CE और BEC का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब आगे एक नया प्रोजेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है, जैसे BP, बिफोर प्रेजेंट। हालांकि इसका इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा इस्तेमाल BC और BCE का हो रहा है। तो बिफोर कॉमन एरा यानी ईसा से पहले, और कॉमन एरा ईसा पश्चात, ये तिथियां हैं। नेक्स्ट है अन्यत्र। देखो, हमने जानकारी इस लेसन से ली है कि जो अभिलेख है वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए गए और ये सैकड़ों वर्ष पहले लिखे गए थे। इन पर जो लिपियाँ या भाषाएं जो काम में ली गई हैं, उन लिपियों में, भाषाओं में समय के साथ ये
बदलाव भी आ चुका है। अब विद्वान क्या करते हैं, उस लिपि का अर्थ जानने के लिए या उसके अर्थ का पता लगाने के लिए अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका पता लगाते हैं। इसी प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी अफ्रीकी देश मिस्र से भी मिली है, और ये कहानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे उनकी बताई गई है। इस चित्र के संकेतों से उन्होंने इस कहानी को तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आप देखोगे वो इतिहास के बहुत ही बड़े प्रश्नों के अंदर शामिल बातें हैं। ठीक है, देखिए मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का कस्बा है। ये प्रश्न इतिहास में बढ़िया प्रश्न है। रोसेटा जो क्षेत्र है वो कहाँ का है, मिस्र का है, या रोसेटा लेख कहाँ से मिला है, मिस्र से मिला है। तो यहाँ एक उत्कीर्ण पत्थर मिला रोसेटा में, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं लिपियों में लिखा हुआ है। रोसेटा नामक जो लेख है वो कहाँ से मिला, मिस्र से मिला है। उस पर कितनी भाषाएं लिपियाँ हैं, तो उस पर 3 भाषाएं या लिपियाँ हैं, जिसमें एक यूनानी है और 2 मिस्री लिपि हैं अलग अलग प्रकार की। तो कुछ विद्वान जो थे उनको यूनानी भाषा आती थी और कुछ विद्वान ऐसे थे जिनको मिस्री भाषा आती थी, तो उन दोनों ने सामंजस्य से इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो विद्वानों ने बताया कि राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता था। यानी रोसेटा पत्थर के आधार पर राजाओं तथा रानियों के नाम जो एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं उसको क्या कहा गया, कारतूस कहा गया। ठीक है, इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल में रखते हुए उससे मिलाकर, ठीक है, उनको पहचान कर, ठीक है, यानी वो अगल बगल रखा और मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों को पहचाना। ठीक है, और पहचान कर उन्होंने उसके बारे में संकेत लगाए। तो यहाँ पता चलता है कि एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ चित्र से अपने को देखा जा रहा है। एल अक्षर किसके लिए है, शेर के लिए, और ए अक्षर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, चिड़िया के लिए। इस प्रकार अलग अलग भाषा के जो विद्वान हैं और अलग अलग भाषा के जो संकेत है उनको पढ़कर, उनको समानार्थक समझकर, नई लिपि या भाषाओं के बारे में जानकर उन प्राचीन अभिलेखों को कुछ हद तक समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार हम प्राचीन सामग्री या अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो उसके लिए हमें एक तो अभिलेख, पांडुलिपियाँ या पुरातात्विक सामग्रियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं।